नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला टॉपिक माना जाता है। यहाँ से मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट मानी जाती है। पुनर्जागरण जिन एग्जाम के सिलेबस में है उनमें तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जिनमें डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है जिन एग्जाम के, उनमें इनडायरेक्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे का पूरा सिलेबस समझने के लिए पुनर्जागरण को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुनर्जागरण पुनर्जागरण असल में एक फ्रेंच वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन है और वो फ्रेंच वर्ड है रिनेशा। इसको लिखते हैं रिनेशा। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग है। फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं रिनेशा, कुछ रिनेसेंस भी बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में कुछ अलग, ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ अलग। तो उसमें ज़्यादा ना जाके मेन बात करते हैं कि रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है पुनर्जागरण, जबकि इसका एक्चुअल मीनिंग होता है रीबर्थ, मतलब पुनर्जन्म ट्रांसलेशन करके। लेकिन पुनर्जन्म में वो भाव नहीं आ रहा था जो एक्चुअल में इसका मीनिंग है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन किया गया है पुनर्जागरण। ये ज़्यादा सटीक शब्द बैठता है। अब देखते हैं कि ये है क्या पुनर्जागरण, मतलब किसका पुनर्जागरण, कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोबारा जागी है। नाम में पुनः शब्द आता है तो इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो दोबारा हुई है, और आगे है जागरण, मतलब किसी चीज़ का दोबारा जागना। अब सवाल उठता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो सो चुकी थी और दोबारा जागी है। तो अब जब बात हो रही है ये यूरोप के संदर्भ में हो रही है, यूरोपीय पुनर्जागरण। तो यूरोप में ऐसा क्या सो चुका था जो दोबारा से जागा? वो था मानवीय चेतना, तर्कवाद, वैज्ञानिकता, मानववाद। ऐसी कुछ चीजें जो एक आधुनिक समाज के लिए जरूरी है, एक समाज को आधुनिक बनाती हैं। ऐसी कुछ चीजें थीं जो मध्यकाल में, यूरोप के मध्यकाल में सो चुकी थी, मतलब मानवीय चेतना सो चुकी थी। और पुनर्जागरण काल जिसको बोलते हैं, मतलब जहाँ से आधुनिक काल माना जाता है, उसमें ये चीज़ें वापस आईं। इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से 3 खंडों में बांटा जाता है, एक प्राचीन, एक मध्यकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को और प्राचीन काल को काफ़ी सिमिलर माना जाता है। किस सेंस में? इन सारी चीज़ों के सेंस में। प्राचीन काल में मानवीय चेतना थी, तर्कवाद था, वैज्ञानिकता थी, मानववाद था। आधुनिक काल में वापस ये चीज़ें आई, लेकिन बीच के इस दौर में ये चीज़ें गौण हो गई, मतलब ये सेकेंडरी हो गई, ये सो चुकी थी। ऐसा नहीं है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन कम हो चुकी थी बहुत। और मध्यकाल में जो समाज था वो हो चुका था इन सब चीज़ों का अपोजिट, मतलब मानवीय चेतना सो गई, समाज हो गया रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, कर्म कांड में विश्वास करने वाला, धर्म भीरू, धर्म से डरने वाला, या जो धर्म गुरुओं का ही एक तरह से शासन हो गया जनता पे, जनता की मानसिकता पे। तो वो समाज कहा गया कि सोया हुआ समाज है, उसको अपनी चेतना का आभास नहीं है। पुनर्जागरण काल में वही चेतना दोबारा से जाग गई, इसलिए इसे कहा गया पुनः जागरण, फिर से जागना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं। परिवार में 3 पीढ़ियां हैं, दादा, फिर पिता और फिर पोता या पौत्र जिसको बोलते हैं। अब कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, किसी परिवार में जो दादाजी थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप थे, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, समाज में उनका बहुत अच्छा रुतबा था, काफ़ी उनकी दबंगई चलती थी आसपास। फिर पिताजी एक साधारण से आदमी रहे जिन्होंने बस जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजारा। फिर तीसरी पीढ़ी आती है। तीसरी पीढ़ी इन दोनों को देखती है, अपनी जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी को भी और उनसे पहले वाली पीढ़ी को भी, और उसको बार बार ये चीज़ें लगता है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे या वैसे थे, इतनी बड़ी पोस्ट पे थे, उनका ये रुतबा चलता था, वो चलता था। कहने का मतलब ये चीज़ें देख देख के, पुरानी चीज़ें याद कर करके नई पीढ़ी में एक चेतना आती है कि ये सारी चीज़ें हम भी वापस हासिल कर सकते हैं, मैं खुद से ऐसा कर सकता हूँ, मेरे दादाजी ऐसे थे, पिताजी वो चीज़ें भूल गए तो क्या मैं कर सकता हूँ। इसी तरह का ये समाज था।
प्राचीन काल में जो जो चीज़ें थी, जो वैज्ञानिकता थी, जो तर्कवाद था, जो मानववाद था, मध्यकाल में वो चीज़ें लुप्त होने लग गई, कम हो गई, बहुत कम हो गई। आधुनिक काल जब आया तो इस काल के लोग इन चीज़ों को याद करने लगे कि पहले ये होता था, ऐसे ऐसे था, समाज इतना डेवलप था, महिलाओं की ये स्थिति थी, और धर्म केवल धर्म के नाम पे डराया नहीं जाता था, धर्म को समझा जाता था। ऐसी कुछ बातें जब आधुनिक समाज को प्राचीन काल से प्रेरणा लेनी पड़े और उसके बाद मध्यकाल का समाज जागृत हो जाए, तो उसको कहा गया पुनर्जागरण। अब ये यूरोपीय पुनर्जागरण शुरू कहाँ हुआ? ये स्टार्ट होता है इटली से। अब हम समझते हैं कि इटली में ही क्यों शुरू हुआ। पहले हमने समझा पुनर्जागरण होता क्या है, शब्द का मतलब समझा। अब हम देखेंगे कहाँ हुआ, फिर हम देखेंगे पुनर्जागरण क्यों हुआ, ऐसी जरूरत क्या थी कि पुनर्जागरण हुआ। फिर हम देखेंगे कि कैसे हुआ, प्रोसेस क्या था। फिर हम देखेंगे इसके लक्षण क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या थी और इसका महत्व क्या था, मतलब इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, और फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो देखेंगे। इन सब के साथ ही आज का इस वीडियो हमारा कंप्लीट होगा। तो अब हम देख चुके हैं पहले कि पुनर्जागरण क्या था। अब देखते हैं कहाँ हुआ। तो इसका आंसर है हुआ कहाँ? इटली में। अब देखते हैं कि इटली में हुआ तो क्यों हुआ, वाई। पहले देखेंगे इटली में क्यों हुआ और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पुनर्जागरण हुआ ही क्यों, चाहे इटली में हो चाहे कहीं भी हो, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि पुनर्जागरण हुआ, समाज में ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई थी। अब देखते हैं कहाँ हुआ, इटली में, और इटली में क्यों हुआ। अब उसके रीजन समझते हैं। सबसे पहला जो रीजन आता है वो आता है इटली में प्राचीन रोमन सभ्यता, प्राचीन रोमन सभ्यता की स्मृति या याद। इटली वो जगह है जहां प्राचीन जो डेवलप रोमन साम्राज्य था उसका केंद्र था इटली, पुराना जो रोमन साम्राज्य। और इटली वासी जहाँ रहते थे वहाँ ये पुराने रोमन साम्राज्य के अवशेष देखते थे, बड़े बड़े विशाल जो भवन बने हुए थे, या उस टाइम के जो राजतंत्र की जो भी स्मृतियाँ थी या जो भी अवशेष बचे हुए थे, स्मारक थे, वो सब इन लोगों को दिखते थे। और ये सब देख के इन लोगों को एक प्रेरणा आती थी, इनको लगता था ये हमारे ही पूर्वजों की बनाई हुई चीज़ें हैं, उन्हीं का ज्ञान है, उन्हीं का कौशल है। तो इनको खुद लगने लगा कि ये चीज़ जब हमारे पूर्वज बना सकते हैं तो हम ऐसे कैसे हो गए हैं कि हमको इनका कुछ ज्ञान नहीं है, हमें नहीं पता, तो क्यों ना हम भी अपने आप को ऐसा डेवलप करें और हम भी ये चीज़ें अपने आप में लाएं। जैसे आपने कई बार देखा होगा भारत में भी हम दक्षिण भारत के मंदिर देखते हैं या और ऐसी कोई चीज़ें देखते हैं, जैसे महरौली का लौह स्तंभ है, उसमें कहते हैं आज तक जंग नहीं लगी, कहते क्या मतलब नहीं लगी। ऐसे ही अशोक के स्तंभ हैं या और भी कुछ ऐसे जो प्राचीन काल की चीज़ें हैं जिनको देख के हमें आभास होता है कि हमारा विज्ञान, हमारा ज्ञान कितना विकसित था उस समय। उसको देख के क्या होता है, आधुनिक काल के जो समाज है उनको प्रेरणा मिलती है कि हमारे पूर्वज जब ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। वही एक सबसे बड़ा रोल था इटली में पुनर्जागरण का केंद्र होने का, क्योंकि प्राचीन रोमन सभ्यता थी उसका केंद्र था इटली, और उसके अवशेष अभी तक इटली में बचे हुए थे। इटली के लोग उनको देखते, उनसे प्रेरणा लेते और उनके अंदर ये भावना आने लगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, दोबारा से समाज को हम डेवलप कर सकते हैं, आधुनिक बना सकते हैं। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा है इटली का व्यापार और इटली की भौगोलिक स्थिति। सीधी सी बात है, व्यापार जहाँ अच्छा होता है वहाँ सब कुछ चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। पैसा जहाँ आता है तो वो अपने साथ सारी चीज़ें ले आता है, ज्ञान भी आएगा, विज्ञान भी आएगा, कौशल भी आएगा, युद्ध में भी अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ आने लग जाता है। मेन चीज़ डिपेंड होती है पैसा, व्यापार। इटली का व्यापार बहुत अच्छा था और व्यापार अच्छा होने के पीछे भी एक रीजन था भौगोलिक स्थिति। इटली की भौगोलिक स्थिति आप मैप पे जरूर देखें एक बार, मैं यहाँ एक रफ बना देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये इटली है, ऐसा कुछ इटली है। इटली के इधर पूरा आगे यूरोप है, पश्चिमी यूरोप। इटली के इधर एशिया है और इधर अफ्रीका है।
ये भूमध्य सागर है, इधर एडियाट्रिक सागर है, इधर पानी है, इधर पानी है, इधर एशिया है, इधर यूरोप है और इधर अफ्रीका है। इटली की स्थिति ऐसी थी, चाहे व्यापार एशिया के साथ हो, चाहे अफ्रीका के साथ हो, चाहे पश्चिमी यूरोप के साथ हो, कहीं भी इधर के व्यापारी उधर जाएंगे या उधर के इधर आएंगे तो इटली पड़ता था सेंटर में, ये केंद्र बन गया था व्यापार का। अब होता क्या था, मध्यकाल में यूरोप के साथ और एशिया के साथ व्यापार करने वाले मुख्य व्यापारी थे अरब और तुर्क, उनमें भी अरब मुख्य थे, अरब मुसलमान, अरबी। ये इधर पूर्व के देशों के साथ मतलब भारत और चीन के साथ व्यापार करते थे अरब, और इधर यूरोपीय कंट्रीज के साथ, अफ्रीका के साथ ये व्यापार करते थे। अरब क्या करते थे, भारत या चीन से कुछ भी प्रोडक्ट लाते, फिर यहाँ रुकते इटली में, यहाँ वालों को देते, इटली के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ ही एक्सचेंज करते, फिर वहाँ से ये वस्तुएं या माल आगे जाता यूरोप में। ऐसे ही सेम इधर से होता है, इधर से वापस आता तो यहाँ रुकता, फिर आगे जाता। इससे क्या हुआ, इटली बन गया एक केंद्र, इटली के आसपास का क्षेत्र बन गया केंद्र। साथ ही समुद्री व्यापार जो होता था, ये भूमध्य सागर है पूरा, इधर अफ्रीका है, अफ्रीका के जो देश हैं वो हैं, सबका केंद्र बन गया इटली। अब ये केंद्र बनने से क्या हुआ, पूरी दुनिया के जो मुख्य मुख्य व्यापारी थे वो सब यहाँ आते थे। जब एक से दूसरे देश के व्यापारी आपस में मिलेंगे तो पहले एक दूसरे को जानने का यही माध्यम था, इंटरनेट वगैरह नहीं थे, टेलीविज़न नहीं था, कम्युनिकेशन के और कोई साधन नहीं थे। व्यापारी जब व्यापार के लिए आते थे तो उनको सामान एक से दूसरे जहाज में चढ़ाने में, उतारने में या जानवरों की पीठ पे लादने में महीनों लगते थे। तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते, आपस में उनकी बातचीत होती, वो उनकी सोसाइटी के बारे में जानते, अपनी के बारे में इनको बताते। इससे वैचारिक आदान प्रदान होने लगा। और ये कहाँ हो रहा था, ये केंद्र बनता जा रहा था इटली, जिससे हुआ यहाँ व्यापार समृद्ध होने लगा। व्यापार समृद्ध होने लगा और व्यापारियों को एक दूसरे की जानकारियाँ मिलने लगी, वहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पता चलने लगी। इससे व्यापारियों का मानसिक विकास भी होने लगा, वैचारिक विकास होने लगा। ये बातें वो अपने देश में बताते, अपने देश के लोगों को समझाते कि अरब में ऐसा होता है या इंडिया में ऐसा होता है, चाइना में ऐसा होता है। इससे ये ज्ञान यूरोप में पहुँचने लगा, इटली में पहुँचने लगा और यहाँ के लोगों की मानसिकता अच्छी होने लगी। मतलब वो कुएं के मेढक बन के नहीं रहे, उनको केवल इतना नहीं था कि यही दुनिया है, उनको समझ में आने लगा कि बाहर भी कुछ है, बाहर के लोग ऐसे रहते हैं और यहाँ के ऐसे रहते हैं, तो उनका ज्ञान बढ़ने लगा। इसी चीज़ ने उनमें ये भावना पैदा की और ये पुनर्जागरण का कारण बनी। मतलब इनको समझ में आने लगा कि जब इन्होंने पूर्वी देशों का ज्ञान जाना, मतलब भारत और चीन का, तब इनको समझ में आया कि हम बहुत रूढ़िवादी हैं, हम केवल धर्म के बंधनों में जकड़े हुए हैं, जबकि भारत में लोग मतलब कितना ज्ञान रखते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ क्या क्या आविष्कार हो गए हैं, हम यहाँ कैसे हैं। इन सब ने यहाँ ये किया, मतलब एक कारण पैदा किया जिससे हुआ पुनर्जागरण। दूसरा पॉइंट हुआ ये। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, इटली में ही पुनर्जागरण होने का क्या कारण है। दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ ही तीसरा पॉइंट है और वो है जब व्यापार डेवलप हुआ तो भौतिकवाद। जैसे जैसे व्यापार डेवलप हुआ, व्यापारियों के पास पैसा आने लगा तो भौतिकवाद का विकास हुआ। व्यापारियों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी जो धर्म और कर्मकांड के आधार पर होती थी। व्यापारियों को वो चीज़ पसंद आती थी जो उनके व्यापार बढ़ाने में सहायक हो। उसी तरह की शिक्षा इनको अच्छी लगती थी। मध्यकाल तक शिक्षा केवल धर्म से जुड़े हुए, बाइबल की कहानियाँ, ईसा की कहानियाँ, मरियम की कहानियाँ, बस यही सब कुछ पढ़ाया जाता था और शिक्षा भी केवल कुछ लोगों का ही अधिकार था। अब व्यापारियों को ये लगने लगा कि इस तरह की शिक्षा से उनके व्यापार को कुछ भी फायदा नहीं होता है, इसलिए उनको ऐसी शिक्षा की जरूरत पड़ने लगी जो उनके व्यापार को डेवलप करे। जैसे भूगोल, उनको पता चले दुनिया कैसी है, कहाँ कहाँ समुद्र है, कहाँ कहाँ स्थल है, कैसे जाना होता है, कितने नए रास्ते हैं, क्या है, उनको ऐसे ज्ञान की जरूरत पड़ने लगी। साथ ही विज्ञान, पता चले कि कम संसाधनों के साथ अधिक लाभ कैसे कमाया जा सकता है, व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जहाज़ की टेक्नोलॉजी में कुछ कैसे सुधार किया जा सकता है, या जो दिशा सूचक यंत्र, कंपास वगैरह, इन सब की उनको जरूरत पड़ने लगी। तो उनको ज्ञान भी वैसा ही पसंद आने लगा जो भौतिकवाद से रिलेटेड हो और भौतिकवादी शिक्षा देता हो। साथ ही जो चर्च का ज्ञान था, मतलब जो धार्मिक ज्ञान था, वो कुछ ऐसी नैतिक बातें ऐसी करता था जो व्यापारियों को पसंद नहीं आती थी। जैसे कि ब्याज ना लेना, कि सूद खोरी को वो गलत बताते थे, पोप और चर्च के जो भी धर्मगुरु थे।
व्यापारियों को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, उनका व्यापार इसी पे टिका हुआ था। तो उनको ऐसी चीज़ें सुननी, मतलब उनको ऐसी चीज़ें सुननी पसंद थी जो उनके व्यापार में हेल्प करे। भौतिकवादी दर्शन का विकास होने लगा, ऐसी चीज़ें समझ में आने लगी कि मानव जीवन ही सर्वोत्तम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम कुछ भी हासिल ना करें, ब्याज ना लें, अपना बिजनेस डेवलप ना करें, केवल धर्म के बारे में ही जानकारी लेते रहें। ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आने लगी। तीसरा पॉइंट ये हुआ। इसी से लौकिकता जुड़ा हुआ है आगे भौतिकवाद के साथ ही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। लौकिक और परलौकिक, ये एक तरह की दो अलग अलग काल की सोच है। ये मध्यकाल की, ये आधुनिक काल की। मध्यकाल में मानव जीवन को केवल एक साधन माना जाता था कि परलोक जो है उसमें हमारा जो भी जीवन होगा उसको अच्छा बनाया जाए। यहाँ तो हम बस टेम्परेरी एक ट्रांजिशन फेज में हैं, यहाँ हमें ऐसे काम करने हैं जिससे जब हम मरने के बाद आगे पहुँचे हैं तो हमारा जीवन अच्छा हो। लेकिन आधुनिक काल ये कहने लगा कि मरने के बाद जो होगा वो होगा, लेकिन यही जो जीवन है यही हमारा उत्तम होना चाहिए। ये कहते थे कि हमें इसी जीवन में यहीं इसी को जन्नत बना देना है, इसी को स्वर्ग बना देना है, इतने संसाधन हम डेवलप करें। तो लौकिकता का विकास होने लगा। चर्च की भी निंदा की जाने लगी। पहले जो पोप पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता था उनके धार्मिक जीवन पे, अब लोग तर्क करने लगे, बातें करने लगे कि मतलब उनकी कही बात को ही ऐसा आंख मूंद के मानना बंद कर दिया। अब लोग अपने तर्क पे उसको देखते जो भी कहा जा रहा है। चौथा मुख्य रीजन ये रहा, इटली में ही ये सब होने का। और पांचवा और एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है कुस्तुनतुनिया। इसका पतन हुआ। ये एक शहर था, कहाँ, जहाँ अभी वर्तमान में इस्तांबुल है, तुर्की में। एशिया और यूरोप जहाँ मिलते हैं वहाँ ये शहर था, कॉन्स्टेंटिनोपल इंग्लिश में जिसे कहते हैं, कुस्तुनतुनिया। इस पे 1453 में, पहले यहाँ यूनान का साम्राज्य था, उन्हीं का ये लगभग केंद्र था। अब तुर्कों ने इस पे अधिकार कर लिया, तुर्कों का अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया पे। जिससे क्या हुआ, तुर्क उस समय एक बर्बर जाति थी, उनको केवल मारकाट मचाना, धन लूटना, स्त्रियों को लूटना, उस समय वो यही करते थे। यहाँ के जो विद्वान थे, यहाँ की कला संस्कृति जो कुछ भी थी वो उनके लिए मायने नहीं रखती थी। फिर क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया में जो यूनान के जितने भी विद्वान थे, कलाकार थे, वो सब यहाँ से भागे तुर्कों का अधिकार होने के बाद। और वो भाग के सारे पहुंचे, लगभग सारे के सारे पहुंचे इटली। पूरा यहाँ का ज्ञान यूनान का शिफ्ट हो गया इटली में। इसलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि 1453 में यूनान का पतन नहीं हुआ, बल्कि यूनान का माइग्रेशन हो गया इटली में। पूरा का पूरा यूनान, पूरा ज्ञान, पूरा विज्ञान कहाँ गया, इटली में, तुर्कों के अधिकार के बाद। तो ये भी एक रीजन है इटली में ही पुनर्जागरण के होने का। ये मुख्य रीजन हुआ कि इटली में ही क्यों हुआ। अब देखते हैं कि पुनर्जागरण हुआ ही क्यों। कुस्तुनतुनिया, इटली के अलावा ये इसी का एक और इसका मतलब एस्पेक्ट ये है, जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो क्या हुआ, जहाँ पर इसकी लोकेशन थी यहीं से सारे मार्ग जाते थे व्यापार वाले, इधर यूरोप से एशिया और इधर एशिया से यूरोप, ये यहाँ से होके गुजरते थे इस क्षेत्र के आसपास से। अब इस पे कब्जा हो गया तुर्कों का। तुर्कों का कब्जा होने के बाद यूरोपीय लोग थे जो, अब उनको नए रास्तों की ज़रूरत थी, नए मार्ग की ज़रूरत थी, ताकि एशिया और अफ्रीका के साथ वो व्यापार कर सकें। तो इसी टाइम के बाद फिर कोलंबस और वास्को डी गामा, उन लोगों ने अमेरिका और इंडिया की खोज की, नया मार्ग तलाशने के लिए वो यात्राएं करने लगे। तो इसमें खास कर दो कंट्री हैं, पोलैंड और स्पेन। इन्होंने अपने लोगों को इस काम के लिए राज की मदद दी कि नए नए रास्ते खोजो। पोलैंड का ये हेनरी, जिसको बोला भी जाता है हेनरी द नेविगेटर, इसने अपने नाविकों को इतनी सहायता दी कि भाई नए नए रास्ते खोजो, नई दुनिया की खोज करो। इसी क्रम में अमेरिका और इसी क्रम में इंडिया की नए रास्ते की खोज हुई। ये सब वो कारण है कि इटली में क्यों हुआ। अब देखते हैं कि हुआ ही क्यों, समाज को ऐसी जरूरत क्या थी कि पुनर्जागरण की खोज हुई। पुनर्जागरण हुआ समाज का। इसके लिए बात करते हैं कि उस समय परिस्थिति क्या थी समाज में। समाज की परिस्थिति ये थी कि अंधविश्वास था बहुत ज़्यादा। पुराने जो विचार थे वो घटते घटते जो उनमें वैज्ञानिकता थी वो खत्म होने लगी।
और वो विचार सड़ने लगे। जैसे कहते हैं ना, बहता हुआ पानी साफ रहता है, फिर पानी ठहरने लगता है तो सड़ने लगता है। तो प्राचीन काल का जो ज्ञान था या प्राचीन काल की जो अच्छी बातें थी, मध्यकाल तक आते आते वो सड़ने लगी, उनमें ठहराव आ गया। और वो ठहराव क्या था? वैज्ञानिक या तर्कवाद के आधार पर केवल अंधविश्वास या आस्था या श्रद्धा ही हावी हो गई। अब लोगों ने क्वेश्चन करने बंद कर दिए, जो है बस जैसा है उसको मान लिया, ऐसे सोच लिया कि यही होता है, यही लिखा हुआ है, ऐसा ही होना है, यही सब होना है। इसलिए क्या हुआ, समाज की सोच ठहर गई तो वो सोच सड़ने लगी। इससे समाज में घुटन पैदा होने लगी। लोग जबरदस्ती एक बोरियत भरी जिंदगी जी रहे थे। हर कुछ धर्म के नाम पे होता था, जो भी कहो बस धर्म। और धर्म में भी कुछ खास वर्ग का ही, पोप, पादरी, आर्च बिशप, इनका ही कब्जा था। ये जो कहते थे बस वही धर्म है। इन्होंने कह दिया कि कपड़े भी सफ़ेद या काले बस 2 ही रंग के पहने जाएंगे, कोई चटक मटक लाल पीले हरे रंग के कपड़े नहीं पहने जाएंगे, रणवीर सिंह बन के नहीं घूमना। इनके हिसाब से वो बैन ही हो जाता अगर उस टाइम होता तो। ऐसे ही इसके अलावा और कोई चीज़ें हुई, जैसे संगीत में भी खास है कि संगीत की बस यही धुन बजेगी, यही बताना है, यही भगवान को पसंद है या जीसस को, इनको ये पसंद है तो यही बजेगा बस, और कुछ नहीं। चित्रकला में भी केवल भगवान के ही, मतलब यीशु के, मरियम के यही चित्र बनेंगे, इंसानों के चित्र नहीं बनेंगे, फूल पत्ती के चित्र नहीं बनेंगे। मूर्तियां भी केवल धर्म से संबंधित मूर्ति ही बनेगी। सब कुछ मतलब धर्म के नाम पे ये था कि समाज को बांध के रख दिया था, और लोग चाह रहे थे इस कैद से निकलना। एकदम बंधन महसूस कर दिया, ना तो संगीत ऐसा बजेगा, ना चित्रकला, केवल धर्म, ना मूर्ति कला। जैसे कहीं कहीं होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, वो शादियों में कहेंगे भाई हम तो भजन ही सुनेंगे और कुछ हमें सुनना ही नहीं है, फिल्मी गाने तो मतलब ये समाज को बिगाड़ते। उसी तरह की कुछ सोच यहाँ थी कि ये सब कुछ बंद करो, केवल धर्म, चित्र भी भगवान के बनाओ, मूर्ति भी भगवान की बनाओ, संगीत भी भगवान का, कपड़े भी वही 2-3 रंग के पहनो, चटक मटक सब बंद करो। इससे समाज घुटने लग गया। अब उनको ज़रूरत थी एक ऐसी फिलोसफी की, एक ऐसे दर्शन की जो वैसी बातों को सही साबित करे जैसा वो चाहते हैं। कहने का मतलब जैसे आज एक समाज में होता है शराब, मान लीजिए शराब, मतलब अभी शराब पीने को नैतिक समर्थन नहीं है हमारी सोसाइटी में। कोई भी अगर शराब पीता है तो हम ये नहीं कहते कि भाई ठीक है बहुत बढ़िया गया। अगर मान लो इसी को एक धार्मिक और नैतिक सपोर्ट मिल जाए और कल को सारे धर्मगुरु और सारे धर्म ये कहने लग जाए कि शराब पीना तो बहुत अच्छी बात है, सबको पीनी चाहिए, तो शराबियों के लिए तो वो बहुत बढ़िया धर्म बन जाएगा। वो सब उसी को भगवान बना देंगे कि तुम ही हमारे भगवान हो, तुम ही हमारे देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तो वो उसी को बना लेंगे अपना। मतलब वो जो सुनना चाह रहे थे, अगर वैसी बात कोई कहने लग जाए तो उनके लिए वो काफ़ी प्रभावशाली होता है। सेम यहाँ होगा, समाज पहले से घुटा हुआ था इन सारी चीज़ों से। इसी दौर में इटली का और ये सब जो हमने पढ़ा, ऐसी घटनाएं होने लगी। उन घटनाओं से क्या हुआ, लोग ये समझने लगे कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यही करना है, यही रंग पहनना है, यही धुन बजानी है, यही मूर्ति बजानी है। अब उन्होंने अपने तर्क के आधार पे इन चीज़ों को गलत साबित करना शुरू किया। जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी के केंद्र में, टॉलमी एक व्यक्ति है टॉलमी, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी केंद्र में है ब्रह्मांड के और बाकी सारी चीज़ें इसके चक्कर लगाती हैं। ये माना गया पहले। अब क्या हुआ, जैसे पुनर्जागरण वाले काल में वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोपरनिकस, फिर उसके बाद केपलर, फिर उसके बाद गैलीलियो, इन्होंने ये साबित कर दिया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी और उसके साथ और ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। कहने का मतलब अब तर्क और विज्ञान के आधार पर यह साबित किया जाने लगा कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले केवल कुछ लोगों का धर्म पे अधिकार था, तो वो जो कहते थे वो कहते थे कि धार्मिक पुस्तकों में यही लिखा हुआ है। इसमें इस काल में एक और मुख्य आविष्कार हुआ जो मैंने अभी कहा नहीं, भूल गया मैं, कागज का और साथ ही प्रिंटिंग का। जर्मनी का एक व्यक्ति है गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस, जिसे आज हम प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, उसकी से मिलती जुलती कोई एक मशीन बनाई
प्रिंटिंग प्रेस उसे उस दौर की कह सकते हैं, उसका आविष्कार किया। उससे क्या हुआ, किताबों का छपना बहुत ईजी हो गया। पहले एक किताब की दूसरी कॉपी बनानी होती थी तो फिर से उसे लिखना होता था। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद किताबें बहुत जल्दी जल्दी छपने लगी, और जो भी ज्ञान था, जो भी धार्मिक ज्ञान था, वो आम आदमी के लिए भी सुलभ होने लगा। किताबें जो पहले केवल चर्च तक ही होती थी, धार्मिक पुस्तकें, अब वो बाजार तक, गली नुक्कड़ तक सबको मिलने लगी। तो जो लोग पहले कहते थे कि यही लिखा हुआ है, धर्म में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, अब लोग उनकी बातों को नहीं मानने लगे, क्योंकि वो अब खुद पढ़ सकते थे कि क्या लिखा हुआ है। जब खुद पढ़ सकते थे तो खुद उस पर कुछ सोचते थे, आपस में डिस्कस करते थे, वाद विवाद होता था, या विज्ञान के आधार पर कोई चीज़ें प्रयोग के आधार पर सही साबित की जाती थी, गलत साबित की जाती थी। इससे समाज का वैचारिक उत्थान होने लगा और उनको समझ में आने लगा कि केवल कही सुनी बातें ही सत्य नहीं है, हम जो अपनी बुद्धि के आधार पे फैसले लेते हैं उसी तरह से चीज़ों को समझना जरूरी है। ठीक है, इसमें हमने समझा कि पुनर्जागरण क्यों हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि कैसे हुआ। तो जब हमने क्यों हुआ, उसी में हमने सबसे पहले इटली के टाइम पे पढ़ा था कि कैसे हुआ। इसमें एक दो पॉइंट रह गए थे, एक तो धर्मयुद्ध मतलब क्रूसेड, दूसरा अभी जो प्रिंटिंग और ये छापे का आविष्कार, छापे खाने का, तीसरा कुस्तुनतुनिया का पतन के बाद तुर्कों का उस पर कब्जा और व्यापारिक मार्ग बंद होना। ये 2 पॉइंट और उसमें है कि ये कैसे हुआ। धर्मयुद्ध जब हो रहे थे, क्रूसेड, ईसाई और मुसलमानों के बीच में, ये वही जेरूसलम पे कब्जे के लिए। इस पर हम एक अलग से भी पूरा वीडियो बनाएंगे कि क्रूसेड की हिस्ट्री क्या है। यहाँ शॉर्ट में समझ लेते हैं। जेरूसलम पर वापस कब्जा करने के लिए, जेरूसलम पे अरबों ने और तुर्कों ने कब्जा कर लिया था, मुसलमानों ने। तो ईसाइयों को लगा कि ये हमारे धर्म स्थान पे कब्जा कर रहे हैं और हमें इसको वापस छुड़ाना है इनसे। इसके लिए मुसलमान, ईसाई और यहूदियों में कई बार युद्ध हुए। इन युद्धों से क्या प्रभाव पड़ा, जब ये सैनिक वापस लौट के जाते थे तो ये अपने साथ एक नया अनुभव लेके जाते थे। वापस जब ये यूरोप पहुंचते थे तो ये नए लोगों से मिले, नए सैनिकों से मिले, नई तकनीक देखी, युद्ध की नई चीज़ें देखी, तो वहाँ ये चीज़ें बताते थे कि ऐसे ऐसे लोगों से हम मिले हैं। उससे यहाँ के लोगों का भी मतलब विकास होने लगा, मानसिक विकास होने लगा। उसने भी पुनर्जागरण में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और छापाखाना जो हमने अभी पढ़ा, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, ये भी इसका बहुत महत्वपूर्ण एक रीजन है। तो ये बात हुई कि पुनर्जागरण क्या है, शब्द का मतलब क्या है, कहाँ हुआ, इटली में, क्यों और कैसे हुआ ये। अब इसके लक्षण जो हैं वो और देख लेते हैं। इसके लक्षण क्या क्या हैं, मतलब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहली तो विशेषता है तर्कवाद। अब लोग तर्क के आधार पर बात करने लगे, केवल कही सुनी बातों पे नहीं, ये पहली विशेषता है। दूसरी है वैज्ञानिकता, वैज्ञानिकवाद। तीसरी है प्रयोग, वैज्ञानिकता के साथ ही है प्रयोग पर बल। अब जो एक्सपेरिमेंट करके और विज्ञान के आधार पर साबित कर देता था उस बात को माना जाता था। जैसे अभी एग्जांपल दिया था पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर घूमने वाला, ये कोपरनिकस के बाद गैलीलियो, कोपरनिकस के बाद केपलर और गैलीलियो ने साबित कर दिया प्रयोग करके, तो लोग इसको मानने लगे। साथ ही बौद्धिक विकास, बौद्धिकता, और पांचवा होगा धर्म और राज्य का पृथक्करण, राज्य से धर्म का पृथक्करण या धर्म से राज्य का पृथक्करण, अलग अलग सेपरेशन। ये क्या है, ये पॉइंट तो आप समझिएगा, ये क्या है। पहले केवल पोप ही जो है वही धार्मिक और राजनीतिक दोनों का मुखिया था। एक तरह से राजनीतिक सत्ता पे भी पोप ने जो कह दिया बस वही है, पोप ही अंतिम शक्ति है। लेकिन पुनर्जागरण के बाद पोप को केवल धर्म के मामलों में अधिकार दे दिया गया और राजनीति से संबंधित या राज से संबंधित अधिकार शासक के पास आ गए। पोप की इतनी चलती थी, अगर कोई शासक पोप के खिलाफ बोल भी जाए, बोलने की सोच भी ले, उसके डिसीजन को मानने में आनाकानी भी कर दे, तो पोप राजा तक को मौत की सजा दे देता था। इसके कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसी घटना का। ये है इटली, जैसे इधर है फ्रांस, बीच में एक पर्वत पड़ता है आल्प्स। तो हेनरी नाम का एक राजा था, उसने उस दौरान जो पोप था उसकी बात मानने से या थोड़ी आनाकानी करनी शुरू की थी, और वो पोप था पोप ग्रेगरी।
इन दोनों के बीच में हल्की सी आनाकानी हुई कि पोप की बात मानने से हेनरी ने आनाकानी कर दी। इसका हेनरी को इतना बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ा कि आल्प्स पर्वत को सर्दी के दिनों में नंगे पैर पार करके पैदल आना पड़ा और पोप से माफ़ी मांगनी पड़ी कि मुझसे जो हुई है वो गलती है और मुझे माफ़ करो, जबकि ये अपने देश का राजा है और ये केवल एक चर्च का प्रमुख है। लेकिन पोप की सत्ता इतनी बड़ी थी कि किसी भी राजा की उसके सामने कोई हस्ती नहीं थी। तो धर्म और राज्य एक ही थे और एक पे उसका अधिकार था पोप का। पुनर्जागरण के बाद राज्य अलग, धर्म अलग, इन दोनों को अलग अलग किया गया और राजनीतिक फैसले सारे शासक के अधिकार क्षेत्र में आए। तो ये बात हुई पुनर्जागरण को लेके कंसेप्चुअल चीज़ें कि ये होता क्या है, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या इसकी विशेषता है। अब इसके अलावा इसमें ऐसी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल चीज़ें। जैसे इस दौरान साहित्य में क्या क्या हुआ, कौन से राइटर ने कौन कौन सी किताबें लिखी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा चित्रकला में क्या क्या हुआ, किस चित्रकार ने कौन सी पेंटिंग बनाई, मूर्तिकला में क्या हुआ, किस मूर्तिकार ने कौन सी मूर्तियाँ बनाई, विज्ञान में क्या क्या आविष्कार हुए, किस साइंटिस्ट ने क्या क्या आविष्कार किए। ये सब इन सारे फैक्चुअल चीज़ों का एक पूरा एक कंपाइल वीडियो बना के ये सब हम देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।